स्टार्ट करें? तो होपफुली अभी तक आपको हमने इनकम टैक्स में 3 क्लासेस ली हैं, तीनों आपको समझ आया होगा। आ गया समझ? बोलो ना। चलो एक बार थोड़ा सा मैं याद भी दिला देता हूं और फिर हम आज की जो क्लास लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैंने आपको समझाया था इनकम टैक्स, शुरू किया था हमने, बताया था इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। थोड़े से मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपको बताए थे कि क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, क्या होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है असेसमेंट ईयर, याद होगा आपको, ठीक है। अच्छा, आपको आईटीआर कब फाइल करनी होती है ये भी पता है। अच्छा, कितने हेड होते हैं इनकम के? आप टोटल 5 तरह की इनकम अपनी शो करते हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये इससे आपकी जो टोटल इनकम बनती है उसे क्या बोलते हो आप? ग्रॉस टोटल इनकम। पर क्या इस इनकम पे आपको टैक्स देना होता है? नहीं, आपको डिडक्शन मिलती है, कुछ डिडक्शन मिलती है। ध्यान रखना, डिडक्शन भी 2 तरह की होती है। न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप चूज करते हो तो आपको डिडक्शन अलग मिलेगी, यानी कम मिल सकती है। जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपको डिडक्शन थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसे क्या बोलते हो आप? नेट टैक्सेबल इनकम, डिडक्शन घटाने के बाद। और आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो इस पार्ट पे होता है। पहली तीनों क्लास मोस्टली प्रैक्टिकल ही थी जहां पे आपने टैक्स कैलकुलेट करना सीखा था। आपको याद होगा मैंने बताया था 2 तरह के टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम है और न्यू टैक्स रेजिम है। और आप देखोगे तो इनकम टैक्स रेट्स की भी हमने बात की थी कि पहले हमने न्यू टैक्स रेजिम की बात की थी जो कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, यानी अगर आप कुछ चूज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक क्या चूज रहेगा? न्यू टैक्स रेजिम है। और मैंने बताया था कि भाई 3 लाख तक इतने, फिर ऐसे करके मैंने आपको सारा बताया था। एक बात बता दूं, न्यू टैक्स रेजिमे में कोई भी एज से मैटर नहीं करता। आपकी कोई भी एज हो, आपकी इनकम है तो इतना रहेगा, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई रिबेट भी मिलती है आपको अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो और आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक ही है, अप टू 7 लाख, तो आपका जो टैक्स बनेगा या फिर 25,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा उस अमाउंट पे आपको वो उतने का रिबेट मिल जाएगा। यानी एक सिंपल सी बात बोल दूं, अगर आपकी इनकम 7 लाख है, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं डिडक्शन घटाने के बाद, अगर 7 लाख है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपने चूज कर रखा है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिबेट होके आपकी जो टैक्सेबल टैक्स है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक और पॉइंट बताया था आपको, जो भी आपका टैक्स आता है उस पे आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ते हो। और आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, सरचार्ज भी निकालना होता है, लेकिन सरचार्ज सिर्फ उसी पे लगता है जिसकी इनकम 50 लाख प्लस है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आपको कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। और सरचार्ज का रेट क्या था? 10, 15, 25 आपके आगे है और 25 ही न्यू टैक्स रेजिमे में मैक्सिमम जो सरचार्ज है वो कितना रहता है? 25%। याद आ रहा है? अच्छा, फिर मैंने बताया था एक तो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी होता है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में एज के ऊपर मैटर करता है। एक नॉर्मल पर्सन की 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5, ऐसे करके आपके रेट्स बताए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर सीनियर सिटीजन हो तो उसके लिए रेट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, पहला वाला स्लैब चेंज है, बाकी सब सेम है। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन हो यानी उसकी एज 80 ईयर्स और मोर हो तो फिर उसका ये वाला भी लगेगा, ठीक है, ये वाला रेट लगेगा, याद है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपकी जो रिबेट है, रिबेट याद आ रहा है? रिबेट 5 लाख तक की इनकम पे ही लगेगी, और कितनी? 12,500, या फिर टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उतना। होपफुली ये सारी बातें तो आपको याद होंगी, याद है? अच्छा, इसके साथ साथ मैंने बताया था चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करो चाहे न्यू टैक्स रेजिम में चूज करो, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको देना ही है। और सरचार्ज भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये लास्ट वाला जो सरचार्ज है ये चेंज है। ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो और 5 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम होती है तो आपको 37% सरचार्ज देना पड़ता है, ठीक है। होपफुली ये सारी बातें बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक बात और बताया था, मोस्टली डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो। तो इसीलिए, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था हमेशा टैक्स कहीं ना कहीं आप देखोगे टैक्स न्यू में ही कम है, लेकिन क्योंकि इनकम अगर आप न्यू चूज करते हो तो हो सकता है आपकी इनकम बढ़ी हुई हो, याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कई सारी डिडक्शन जो आपको ओल्ड में ही अलाउड होगी, न्यू में अलाउड नहीं होगी। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? जब मैं डिडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा हर डिडक्शन के बाद कि ये अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो मिलेगी और अगर न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था ना, अगर आप LIC ओपन कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस अपना लेते हो, तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज किया है तो वो गवर्नमेंट कहेगी इसे घटा के जो बचेगा उस पर टैक्स देना। लेकिन अगर आपने
न्यू टैक्स रेजिम में चूज किया है तो वो घटाने को नहीं मिलेगा और आपको माइनस करने को नहीं मिलेगा, चाहे आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा हो चाहे नहीं ले रखा हो। पर ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया, डिटेल में तो हम तब बताएंगे जब मैं आपको डिडक्शन की क्लास लूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं अभी तक क्या कहना चाह रहा हूं? चलो अब बात करते हैं कि क्या मेरी मर्जी है कि कोई सा भी टैक्स रेजिम में चूज कर सकता हूं? हाँ, अगर आप बिजनेस इनकम नहीं है आपकी तो हर बार आपकी चॉइस रहेगी, यानी हर साल आपकी मर्जी है, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना है न्यू चूज करो। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ओल्ड जब तक चूज कर रहे हो, हर साल अगले साल आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, ओल्ड न्यू। लेकिन एक बार आपने न्यू चूज कर लिया तो आपके पास ऑप्शन बंद हो जाएंगे, ओल्ड वाला ऑप्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको हर बार क्या चूज करना पड़ेगा? न्यू टैक्स रेजिम में। होपफुली यहां तक मैं क्लियर हूं और ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। प्लस इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी मैथ में आप ठीक होने चाहिए, आप उसे कैलकुलेट कर लेना और ये जितनी याद हो सके अच्छी बात है। अच्छा, खुशी की बात बताता हूं, बजट आ गया जिसकी वजह से हमने क्लासेज रोक रखी थी, बजट आ गया। अब बजट आता है तो सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि अब तो दो रेट देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक पिछले साल का रेट और एक नए साल का रेट। चलो खुशी, नो चेंज, रेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड। मैं फिर से बोल दूं, अभी इंटरिम बजट आया है, अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है, जुलाई में जो भी इलेक्शन होंगे, तो जो भी गवर्नमेंट जीतेगी, अब मान लेते हैं बीजेपी दोबारा से जीत जाती है, तो भी बीजेपी दोबारा से नया बजट निकाल सकती है और दूसरी गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस आएगी तो 100% मेरे हिसाब से कांग्रेस भी नया बजट निकाल देगी। अच्छा, नए बजट में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हो सकता है कि टैक्स रेट फिर भी नो चेंज ही करें, क्योंकि मुझे कोई जेन्युइन रीजन नहीं दिख रहा है यहाँ पे टैक्स रेट को और इंक्रीज करने का। टैक्स रेट हमेशा कम होता है, बढ़ता नहीं है। जैसे अब अभी आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, हो सकता है गवर्नमेंट आगे चल के बोल दे 8 लाख तक कोई टैक्स नहीं दो, या फिर जो टैक्स रेट है वो थोड़ा सा और कम कर दे। मतलब बढ़ाती नहीं है गवर्नमेंट, कभी भी इनकम टैक्स नहीं बढ़ाती, जो भी आपको टैक्स लेना होता है जीएसटी में लेती है वो। तो इनकम टैक्स वगैरह नॉर्मली नहीं बढ़ाए जाते, तो बहुत ज्यादा चांस है कि बजट में कोई चेंज नहीं आएगा इस बार के बजट में, जो फाइनल बजट भी आएगा मेरे हिसाब से। बट अगर आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, आपकी क्लास तब तक तो नहीं चलती होगी, बट जो भी लेटेस्ट होगा वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। या फिर हम एक क्लास रख लेंगे स्पेशल बजट पे। इस बार कोई भी ऐसी इंपैक्ट नहीं पड़ा ना जीएसटी पे और ना इनकम टैक्स पे, इसी वजह से मैं आपको कुछ भी अलग से नहीं बता रहा, बजट के लिए अलग से कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहा। बट अगर फाइनल बजट आता है और वहां पे हमें दिख रहा है कि भाई रेट चेंज हुए हैं, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज चेंज हुई है जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको बजट के लिए अलग से क्लास रिकॉर्ड करूंगा कि बजट में ये चेंज आया है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो चलो, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी और मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ भी रही होंगी ये सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी आज के नए टॉपिक पे। अभी तक हमने पुराना ही देखा, आज के नए टॉपिक पे आते हैं। टैक्स किसे देना होता है? आप बोलोगे पर्सन को। भी टैक्स किसे देना होता है? सीधी सी बात है, पर्सन को। लेकिन पर्सन कौन? पर्सन कौन? कितने तरह के पर्सन होते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सन कितने तरह के होते हैं? ऑलमोस्ट मैंने 8 लिख दिए हैं। इंडिविजुअल, HUF, हिंदू, अनडिवाइडेड, फैमिली, कंपनी या फिर फर्म। फर्म में क्या आता है? पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब आप बोलोगे भाई ये होता क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ये सारी आज की पूरी क्लास इसी के ऊपर डिपेंड है। आज हम पर्सन ही समझेंगे, ये 8 को डिटेल में समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू ही करते हैं इंडिविजुअल से। बताओ इंडिविजुअल क्या होता है? मैं बोले ये तो पता है, इंडिविजुअल कौन है? हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? इंडिविजुअल क्या होता है? मान लेते हैं मैं जॉब कर रहा हूं, तो मेरी सैलरी आती है, ठीक है, मैं अकेला काम कर रहा हूं नॉर्मल, मतलब तो ये मैं क्या हूं? इंडिविजुअल। मैं अपनी ITR कैसे फाइल करूंगा? एज इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मेरा नाम है CA संतोष, तो मैं मान लेते हैं अपने CA संतोष के नाम से मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई और सा बिजनेस, आइसक्रीम का बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने उसे नॉर्मल रखा है अपने नाम पे, ठीक है, कोई कहीं रजिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, इंडिविजुअल की तरह चला रहा हूं। ये भी क्या है? इंडिविजुअल। समझ आ रहा है? बिजनेस जो है वो मैं ही तो हूं। समझ आ रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। जिसमें अकेला एक मालिक होता है वो होता है सोल
प्रोप्राइटर। ठीक है, इंडिविजुअल तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। चलो भाई, HUF क्या होता है? HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा एक बात बताऊं, इसे बनाने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना आसान होता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये मैं हूं, ठीक है, और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने क्या सोचा, ये मेरी पूरी की पूरी फैमिली इसमें काम करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कंपनी बना ली, ये नहीं, एक नॉर्मल एक बिजनेस है जिसमें सारे के सारे मेंबर हैं, यानी हम सारे के सारे पार्टनर हैं। पार्टनर नहीं एक्चुअल होते, एक्चुअल में क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, जितने काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं हूं, मेरी वाइफ है, ठीक है, इसके साथ साथ मेरे बच्चे हैं, मान लेते हैं मेरा भाई है, ठीक है। वैसे नॉर्मली हमेशा एक बड़ा आदमी करता है तो उसे कर्ता बोलते हैं, जो मेन आदमी होता है उसे क्या बोलते हैं, वो कर्ता। और जितने भी होते हैं उसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो ये अपने आप बन जाता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं होती एज पर हिंदू लॉ। अच्छा एक और बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि हिंदू ही बनाए इसे, मुस्लिम नहीं, लेकिन सिख हो गए, ठीक है, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, बौद्ध, ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सब भी HUF कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आपके फैमिली मेंबर सारे के सारे काम कर रहे हैं और सबका बराबर शेयर होता है, इक्वल शेयर नॉर्मली होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका HUF। अगर आप इसको रजिस्टर कराना चाहते हो तो रजिस्टर करा सकते हो। बादल इधर देखो, अगर आपने रजिस्टर नहीं भी कराया तो भी HUF की तरह काम कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रहा है? अच्छा इसमें मेंबर कौन होता है, करता होता है खुद, करता समझ आ रहा है, उसकी स्पाउस मतलब उसकी वाइफ, ठीक है, उसके बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, उसके डाउटर हो सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। पहले डाउटर सिर्फ अनमैरिड को लिया जाता था, मैरिड होने के बाद HUF से बाहर हो जाते थे, बट अब थोड़ा सा रूल चेंज आया है, उसके वाइफ, सन की वाइफ या फिर सन के बच्चे, ध्यान रखना, वाइफ के मतलब सॉरी बेटी के बच्चे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतने, ये सारे के सारे मिलके HUF करते हैं, चलाते हैं। आपको इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना पता होना चाहिए HUF एक चीज होता है, ठीक है। कहीं पे भी आगे चल के HUF समझ लिखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जैसे इंडिविजुअल होता है इसमें सबका शेयर होता है, सबका इक्वल शेयर होता है, ठीक है। जो अगर अलग होना चाहता है अलग हो सकता है, वो अपना नया HUF बना सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब सबका ध्यान इधर चाहिए, कंपनी समझते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा था ना, देखो इंडिविजुअल समझ आ गया, HUF समझ आ गया, अब कंपनी क्या होती है बताओ। आप बोलो जहां पापा काम करते हैं ऐसा नहीं, कंपनी होती है, पहली बात तो कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस, ये वो अलग चीज है। कंपनी वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। अच्छा रजिस्टर है, कंपनी भी दो तरह की होती है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। एक इंडियन कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है, ठीक है। अच्छा इंडियन कंपनी क्या होगी, जो इंडिया में रजिस्टर है, फॉरेन कंपनी क्या होगी, जो फॉरेन में रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा इंडियन कंपनी को तो आप हमेशा डोमेस्टिक कंपनी बोलोगे, लेकिन जो फॉरेन कंपनी है वो भी दो तरह की होती है, या तो वो इंडिया में डिविडेंड पे कर रही है, या तो वो इंडिया में डिविडेंड पे नहीं कर रही। अगर वो इंडिया में डिविडेंड पे कर रही है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी बन गई, इसको टैक्स कम लगता है। जो डोमेस्टिक कंपनी होती है उसको टैक्स कम देना होता है, आगे चल के टैक्स रेट समझेंगे इनके भी। और जो फॉरेन कंपनी होती है उनको टैक्स ज्यादा देना होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं एक सिंपल, देखो ध्यान से यहाँ पे सुनना, बहुत सिंपल सी चीज है। एक इंडिया में दो तरह की कंपनी मिलेगी आपको, एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी वो है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, फॉरेन कंपनी वो है जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, यानी इंडिया के सिवा किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है। जो इंडियन कंपनी है वो तो डोमेस्टिक कंपनी है ही, उसे डोमेस्टिक कंपनी बोलोगे, डोमेस्टिक मतलब घरेलू कंपनी, उसको तो बोलोगे। लेकिन जो फॉरेन कंपनी है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कहती है कि मैं इंडिया में डिविडेंड दूंगी, या तो वो कहती है इंडिया में डिविडेंड नहीं दूंगी। अगर वो इंडिया में डिविडेंड देती है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा, वो कंपनी के हर जगह लिखा होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो अगर इंडिया में डिविडेंड देती है वो कंपनी तो वो बन जाएगी डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब नहीं पता आपको? डिविडेंड का मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो लाभांश, डिविडेंड का मतलब लाभांश। अभी मैं समझाता हूं इसको डिविडेंड के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो 2 मिनट मैं पहले इसे कंप्लीट कराता हूं मैं। अगर वो डिविडेंड इंडिया में देती है तो वो डोमेस्टिक कंपनी बन गई, अगर वो इंडिया में डिविडेंड नहीं दे रही तो वो अपने आप क्या बन गई है, फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी पहचान जाओगे। तो फॉरेन कंपनी पे टैक्स ज्यादा लगता है, डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट कम लगता है। अभी आगे चल के रेट की भी बात करेंगे, किस पे कितना रेट लगता है। बट अब आपको समझ आ गया डोमेस्टिक क्या होता है। देखो इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है 100%,
फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में डिविडेंड दे रही है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है? अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये भाई डिविडेंड होता क्या है? भाई एक तो बड़ा घटिया क्वेश्चन था, इतना तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपको बताऊं, तो फटाफट मैं एक बार बता देता हूं। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए और मेरे पास बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत जबरदस्त, मतलब मैं इस 100 करोड़ को 5,000 करोड़ बना सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, 100 करोड़ हो तब ना आगे काम करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी, ठीक है, और कंपनी में छोटे छोटे शेयर बनाते हैं, शेयर समझ रहे हो, एक शेयर का रेट रखूंगा 100 रुपए, तो 1 करोड़ का शेयर का रेट क्या हो गया, 100 करोड़ रुपए, और ये शेयर मार्केट में बेचूंगा। समझ आ रहा है? अपनी कंपनी को रजिस्टर करके शेयर मार्केट में इशू करेंगे, जैसे उसने अभी जोमेटो ने इशू किए थे, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही आईपीओ सुनते हो ना, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ निकालते हैं, यानी मेरे को पैसे चाहिए तो मैं अपना प्रोस्पेक्टस वगैरह रेडी करूंगा, ठीक है, उस पर सब कुछ लिखूंगा, मेरी कंपनी ये काम करेगी, अगर आपको लगता है हमारी कंपनी ग्रो करने वाली है तो आप इतने रुपए देके, यानी 100 रुपए देके एक शेयर खरीद सकते हो। एक शेयर मतलब आप कंपनी के उतने परसेंट का हिस्सेदार बन गए। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आपके पास कह रहे हो मेरे पास 1 करोड़ है, तो आप 1 लाख शेयर खरीद लो, 1 लाख शेयर 100 रुपए खरीद लो, 1 करोड़, तो आप कंपनी के 10% के हिस्सेदार बन जाओगे। समझ आ रहा है भाई? साइलेंट कर लो फोन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे शेयर आप बेच सकते हो मार्केट में, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने मार्केट में बेच दिया, अब अगले साल आपको पैसे मिलेंगे, भाई आप 100 करोड़ आ गए आपके पास, लोगों ने शेयर खरीद लिए, कुछ शेयर तो आपने अपने पास भी रखे होंगे और कुछ शेयर लोगों को बेच दिए होंगे, अब आपके पास पैसे आ गए, आप कमा रहे हो, करोगे क्या भाई? शेयर आप या तो देखो कंपनी के पैसे कंपनी में दोबारा लगा दो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो कंपनी के पैसे दोबारा कंपनी में लगा दो, कंपनी और ग्रो होगी, तो जो शेयर का रेट है 100 रुपए आज, ये बढ़ के 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो शेयर के रेट बढ़ते रहेंगे, तो जिसने पैसा लगाया एक तो उसको ये फायदा होगा कि भाई मैंने 100 रुपए में खरीदा था, आज शेयर के रेट बढ़ रहे हैं, तो एक उसका ये फायदा। दूसरा ये होता है कि आप सोचोगे सिर्फ रेट ही बढ़ते रहे, नहीं, मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में हिस्सा। मान लेते हैं आपने 200 करोड़ कमाए इस कंपनी से, तो आप सोच रहे हो कि 1 करोड़ शेयर है मार्केट में, तो 200 करोड़ में से 50 करोड़ तो दोबारा लगा देता हूं, पर 150 करोड़ को बांट देता हूं, क्या ऐसा कर सकते हो आप? बिल्कुल, 150 करोड़ रुपए जो आपने कमाए हैं वो आप बांट सकते हो। किस में बांटोगे? जिसके पास शेयर है, शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट का हिस्सा बांटना ही क्या कहलाता है? डिविडेंड, ठीक है। तो ये होता है डिविडेंड, और अगर डिविडेंड बांटते समय आपको टैक्स देना होता है, डिविडेंड पे टैक्स देना होता है आपको इंडिया में, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप फॉरेन कंपनी भी हो लेकिन इंडिया में डिविडेंड बांट रहे हो तो हम वहां से टैक्स ले रहे हैं, तो हम आपको क्या बोल देते हैं? डोमेस्टिक कंपनी, और आपसे कम टैक्स लेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तक मैंने आपको 3 टर्म समझाई है। इंडिविजुअल क्या होता है, समझ आ गया? दूसरा मैंने आपको क्या समझाया, एचयूएफ क्या होता है, क्लियर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये समझ लो कि एचयूएफ एक मतलब अपने फैमिली में ही अगर कोई बिजनेस करता है तो वो आपका एचयूएफ होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या बताया आपको? कंपनी, कंपनी भी 2 तरह की होती है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, और इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों डोमेस्टिक भी हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्लियर है, ठीक है। और जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं हुई वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी। क्लियर है ये तीनों पॉइंट, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, और भी हमें पढ़ना है, फर्म क्या होती है बताओ। आप बोलोगे ये क्या पूछ रहे हो आप, फर्म तो हमें पता ही है। देखो, फर्म इंडिया में बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। मान लेते हैं मैं और मेरा कोई दोस्त, हम दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की, तो हमने एक एग्रीमेंट बनाया, रेंट, आप पार्टनरशिप डीड पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, तो पार्टनरशिप डीड बनाई, उसमें लिख दिया इतना शेयर तेरा, इतना शेयर मेरा। अब उसको हमने रजिस्टर करा लिया, तो भी हमारी कंपनी क्या मानी जाएगी? कंपनी नहीं है, ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर 10 पार्टनर हैं तो भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। अच्छा, अगर मैंने रजिस्टर नहीं कराया तो भी क्या पार्टनरशिप फर्म है? हाँ, उसी को फर्म बोलते हो आप। प्लस एक थोड़ी एडवांस आ गई है, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसे शॉर्टकट में बोलते हो आप LLP। तो इसको भी क्या बोला जाता है? फर्म। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं, देखो पहले होता क्या था, जैसे मान लेते हैं मैं हूं A और मेरा दोस्त है B, ठीक है। हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने भी 5 लाख लगाए और मेरे दोस्त ने भी 5 लाख लगाए, हम दोनों के 5-5 लाख के 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब मान लेते हैं हमें 20 लाख रुपए की और जरूरत थी, तो हम बैंक के पास गए
और ए नहीं गया, बी नहीं गया, बल्कि पार्टनरशिप फर्म गई, मतलब ए बी ही पार्टनरशिप फर्म को वो करते हैं, तो ये गए और जाके बोला बैंक से कि भाई 20 लाख रुपए का लोन दे दो, और बैंक ने हमें कितने रुपए का लोन दे दिया, 20 लाख का। अब हमने 20 लाख और लगा दिया बिजनेस में, और बिजनेस हो गया डूब, मान लेते हैं बिजनेस गया डूब। अब बिजनेस डूबने से क्या होता था, बैंक को तो पैसा चाहिए, तो बैंक किसे पकड़ेगा, ए और बी को, और इनकी जो लाइबिलिटी होती थी वो होती थी अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या होती थी, इनकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, मतलब ए के घर से जितने पैसे मिल जाए उठा लो, और बी के घर से बी की प्रॉपर्टी बेच दो, ए की प्रॉपर्टी बेच दो, बैंक को सिर्फ अपने कितने रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए अपने रिकवर कर लेते थे। तो इसे बोलते हैं लाइबिलिटी। तो जो ए और बी दोनों की लाइबिलिटी होती थी वो होती थी अनलिमिटेड, कितना भी पैसा कम पड़ जाए आपसे ले लेंगे हम। लेकिन फिर इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लाया गया एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप समझ आ रहा है यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है इनकी, लिमिटेड। यानी अगर ए ने बोल दिया मैं 5 लाख लगा रहा हूं, बी ने बोल दिया मैं 5 लाख लगा रहा हूं, तो इनकी लाइबिलिटी फिक्स है यही 5-5 लाख रुपए, ठीक है। अगर ये बैंक से 20 लाख लोन लेते हैं तो बैंक फर्म को दे रहा है, इनको नहीं दे रहा, और कल को पैसे डूब जाते हैं तो फर्म से ही रिकवर कर सकता है, ए और बी के घर पे जाके रिकवर नहीं कर सकता। ए और बी ने जितने रुपए लगाए हैं, जितना वो अपना कैपिटल शो कर रहे हैं, उतना तो उनसे रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा इनसे रिकवर नहीं कर सकता। हाँ जी, आपको एलएलपी की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। तो अगर आप अपने आप को एलएलपी की तरह रजिस्टर करते हो, इसे भी क्या बोला जाता है, फर्म। तो मैंने अब तक 4 टर्म समझा दिए भाई। अब ये सारी थ्योरी है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, मैं आगे चल के आप देखोगे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, इंडिविजुअल है कि एचयूएफ है कि क्या है, तो ये आपको बताने आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसी वजह से मैं जानबूझ के, देखो थ्योरी क्लास में क्वेश्चन साथ साथ चलने चाहिए। जीएसटी भी हमारा मोस्टली प्रैक्टिकल था, तो आप हमेशा पोर्टल देख लेते थे तो आपके दिमाग में आ जाता था, चलो अच्छा लगा। जीएसटी में कई चीजें हमने टैली पे की, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल था। पर इनकम टैक्स क्या होता है, मोस्टली थ्योरेटिकल होता है। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो प्योरली प्रैक्टिकल होगा। बट आईटीआर फाइल करते समय वहां पे दिखा एचयूएफ, तो मैं आपको बताने बैठा कि एचयूएफ ये होता है। वहां पे दिखा कंपनी, और तब मैं आपको बताने बैठा। तो एक आईटीआर 1 जिसमें शायद लगे 15 मिनट मुझे आपको समझाने में, बट अगर वो टर्म्स नहीं पता आपको पहले से, तो उस आईटीआर 1 में आपको हो सकता है कि 3 घंटे की क्लास खिंच जाए। क्योंकि जब आपको इनकम टैक्स पहले से सब पता है, तो आप बोलोगे कि भाई आईटीआर बनना क्या है, फॉर्म ही तो है, एक पेज ही तो है। आप अपने बारे में, एक कॉलेज में गए एडमिशन लेने और बोला गया आपको अपने बारे में लिखना है, इस पे उसमें अलग अलग चीज है, फादर नेम, मदर नेम, क्वालिफिकेशन, ये सब, तो क्या आप टाइम लगाओगे, क्योंकि आपको अपने बारे में सब पता है। सेम इसी तरह आईटीआर है क्या, आईटीआर एक फॉर्म है, आईटीआर एक फॉर्म ही तो है जिसको आपको फिल करना है बस। तो फिल कर देते इस टाइम, अगर आपको इनकम टैक्स सब पता है तो आपके लिए वो कुछ है ही नहीं, आपको तो बस वहां जाके फिल करना है कि यहाँ 50,000, जैसे वहां सैलरी लिखा होगा, तो आपको सैलरी की इनकम कैसे कैसे कैलकुलेट होती है वो पहले सिखाया होगा मैंने, और वहां पे जाके बस सैलरी की इनकम जो कैलकुलेशन होती है वो फिल ही तो करना है। तो आपके लिए आईटीआर बहुत ईजी हो जाएगा। प्लस मैं स्लो चलूंगा थोड़ा सा, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है, बीच बीच में क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, बीच बीच में क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहो और ज्यादा बोर ना हो। प्लस हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस आधे घंटे की ही हो, ताकि आप उस चीज को रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 4 चीजें सिखा दी हैं। इंडिविजुअल क्लियर है, क्या होता है इंडिविजुअल, जो अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है या फिर अकेला ही है, काम कर रहा है, सैलरी वगैरह। दूसरा क्या बताया, HUF, पता चल गया, फैमिली होती है एक पूरी। तीसरा क्या बताया आपको, कंपनी, कंपनी क्लियर हो गया क्या होता है। चौथा मैंने आपको बताया फर्म, तो फर्म कौन सी हो सकती है, चाहे पार्टनरशिप की बात करो चाहे एलएलपी की बात करो, वो फर्म होता है, ठीक है। ये आगे चल के ये वर्ड आपको काम आएंगे आईटीआर फाइल करते समय। अच्छा, एओपी की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को पता है क्या होता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, बताओ भाई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, किसी को नहीं पता, चलो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ लोग मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग मिलके। जैसे जैसे मान लेते हैं, आपने सुना होगा हीरो होंडा बाइक, हीरो कंपनी अलग है और होंडा कंपनी अलग है। अब इन दोनों ने मिलके सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो 2 अलग अलग पर्सन है, समझ आ रहा है, ये कंपनी है, ये भी पर्सन है। पर्सन क्या बताया आपको, पर्सन में वो 8 चीजें बताई ना, तो ये हीरो भी कंपनी है और होंडा भी कंपनी है। दोनों ने मिलके कुछ एक काम करने की सोची, तो इसे क्या बोला जाएगा, एसोसिएशन ऑफ
पर्सन, यानी कि 2 लोग। अच्छा 2 लोग मिलके कर रहे हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा 10 होते तब भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी अलग अलग पर्सन मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं। ध्यान रखना इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब ये जो भी काम करेंगे वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो वो एओपी बनते हैं। ठीक है। अच्छा मेंबर कैसे हो सकते हैं इसमें, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे नेचुरल, नेचुरल मतलब जिसे भगवान ने बनाया, जैसे आप मैं। और आर्टिफिशियल क्या होता है, जिसे लोगों ने बनाया, जैसे कि हीरो कंपनी भगवान बना के भेजे थे कि हीरो कंपनी बनाऊंगा मैं, ऐसे थोड़ा ना हुआ। हीरो कंपनी तो यहाँ इंसानों ने बनाई है, तो उसे क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल। होंडा कंपनी भी किसने बनाई है, आर्टिफिशियल। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, RIL, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, प्लस साथ में दूसरा मैं हूं। अब हम दोनों ने मिलकर सोचा एक बिजनेस करेंगे, हो सकता है छोटा सा जॉइंट वेंचर कर सकते हैं ना। मान लेते हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम लिया, तो मैंने कहा भाई मेरा काम रहेगा कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के लेकर आना, आपका काम रहेगा आगे काम करना, कुछ भी हो सकता है। अब हम दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है इसमें 3 लोग और हों, पर ये क्या बनेगा, एओपी बनेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि इसमें कंपनी नेचुरल और सॉरी कंपनी नेचुरल थोड़ा ना है, कंपनी तो आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल ये मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, समझ आ रहा है। अच्छा क्या इनको भी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, क्या हीरो होंडा को आईटीआर नहीं फाइल करनी पड़ती होगी, 100%। अच्छा सेम इसी तरह होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी भी ऐसी बनती है, उसमें नेचुरल पर्सन भी होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है और मेंबर कोई भी हो सकता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। एक और एग्जांपल लिख दिया है जॉइंट वेंचर, और एक सिंपल सी आपको लाइन लिख दी है, एओपी मींस ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का ग्रुप है। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है पर्सन, जैसे कंपनी हो सकती है, एक कंपनी, एक एचयूएफ और एक इंडिविजुअल, तीनों ने मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसे क्या बोला जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है पॉइंट, एओपी क्या होता है। चलो अब बात करते हैं बीओआई क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। भाई सेम जो एओपी होता है ना, वही सेम ये होता है बीओआई। बस ध्यान रखना वहां पे लिखा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी लोगों, पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता था, कोई भी पर्सन मतलब कौन, कंपनी और नॉर्मल आदमी सब मिलके बना सकते थे। लेकिन यहां पे क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी सारे के सारे नेचुरल बंदे होने चाहिए, तो क्या बनता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, सारे मेंबर कैसे हैं, नेचुरल, सारे मेंबर नेचुरल हैं, और इनका प्रॉफिट मोटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इनकी चॉइस है कि भाई बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करना है या फिर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक बात बताओ, एक कंपनी बोले मेरे को सीए बनना है, मैं पेपर देगी, कंपनी बोल रही है मैं हो सकता है एक कंपनी सीए बन सकता है, नहीं। सीए कौन कौन बनेगा, सारे नेचुरल पर्सन होंगे और सब पेपर देने के बाद उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट बन जाएंगे। जैसे मैं सीए संतोष पाल, मैं ICAI का पार्ट हूं, यानी मैं एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट हूं, समझ आ रहा है। आप में से जितने भी टारगेट कर रहे हैं सीए को कि भाई आपको सीए बनना है, तो जिस दिन आप सीए बन जाओगे आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ICAI का पार्ट बन जाओगे, समझ आ रहा है। अच्छा बताओ ICAI प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं है, ICAI प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, तो ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लेबर यूनियन बनते हैं, लेबर यूनियन, सारे लेबर मिलके एक यूनियन बना दिए, ठीक है, सारे 50 लेबर हैं, कि लेबरों के साथ गलत ना हो कुछ, पता चल रहा है ना आपको ये बात, तो लेबर यूनियन बन गई। अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी आके बोले मैं भी लेबर हूं, कंपनी से पूछो फावड़ा उठाई कभी, तो कंपनी थोड़ी ना लेबर, तो लेबर यूनियन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे भी क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन सब के अंदर क्या होते हैं मेंबर, नेचुरली होते हैं, और इनका प्रॉफिट मोटिव हो भी सकता है, हो सकता है प्रॉफिट के लिए काम करें, हो सकता है प्रॉफिट के लिए काम ना करें, तो प्रॉफिट मोटिव नहीं भी हो सकता। तो एक सिंपल सी बात है, बीओआई क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो मैं अभी फिर से एओपी बीओआई, भाई लोगों को नहीं पता होता, मेरे ख्याल से आपको अब तक नहीं पता होगा, आप में से कई लोग बीकॉम क्लियर कर चुके होंगे बट उनको नहीं पता होगा, बीकॉम में ये सारी चीजें सिखाई जाती है, लोग ध्यान ही कहाँ देते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, एओपी और बीओआई क्या होता है, बताना जरा, डिफरेंस बताओ, बट डिफरेंस बता दो मुझे। एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कई सारे पर्सन मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं, तो वो क्या होता है, एओपी। अच्छा उस पर्सन में कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है,
आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है, यानी नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो ये क्या होते हैं, हमेशा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसकी होती है, नेचुरल पर्सन की होती है, और इनका प्रॉफिट मोटिव हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ध्यान रखना, हमेशा एओपी तभी बनेगा जब उनका प्रॉफिट मोटिव होगा। ठीक है, समझ आ गया, होपफुली आपको क्लियर होगा। सारे नोट्स पढ़े हुए हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एट ए टाइम जब आपको पता मान लेते हैं बीओआई, ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, इतनी चीजें थोड़ी ना पूछेगा, ये तो इनकम टैक्स बस जस्ट मैं आपको आईटीआर के लिए समझा रहा हूँ। तो आप जब अब ये सारी चीजें अपना वो करोगे, क्या बोलते हैं उसको, नोट्स आपके पास पड़े होने चाहिए। प्लस जैसे जैसे आप इनकम टैक्स समझने लोगे, आप मेरे ख्याल से इनकम टैक्स की बुक भी ले लोगे, और हो सकता है अगले साल मेरी बुक लो, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, ठीक है, तो हो सकता है मेरी आप इनकम टैक्स की बुक लो, जीएसटी की बुक भी लिख रहे हैं हम, तो अगर अगले साल तक लॉन्च हो गई तो आप वो वाली बुक ले लेना। तो मतलब आप बुक लेके भी पढ़ सकते हो, आप मेरे नोट से भी पढ़ सकते हो, आप गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हो। एट ए टाइम अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है आप भूल गए तो लेकिन सब सर्च करोगे तो डेफिनेशन आ जाएगी, और नोट्स में मैंने सारी चीजें सिंपल करके लिखी है, तो ये बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है। पर जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मिलेगा, बस इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पर धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा, एक बार समझ आ गया ना तो याद आने लगेगा कि हाँ ये बताया था आपने। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट समझ आ गया है। तो मैंने अब तक आपको 5 चीजें बता दी हैं, 3 चीजें और सॉरी 6 चीजें बता दी हैं, तो 2 चीजें बच रही हैं, बहुत आसान आसान सी। एक बार करते हैं, इंडिविजुअल क्या होता है, आज के बाद ये क्लास नहीं देखनी, आज ही देख के खत्म करो, ठीक है, दोबारा देखनी भी नहीं है आपको, बस आज ही पढ़ा आज ही खत्म। इंडिविजुअल क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर, कोई अकेला बिजनेस कर रहा है, अकेला काम कर रहा है। एचयूएफ क्या होता है, फैमिली वाला जो बिजनेस होता है। कंपनी क्या होती है, जो कंपनी में रजिस्टर हो, उसमें डोमेस्टिक इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है, डोमेस्टिक भी आती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, फर्म भी होती है, फर्म भी 2 तरह की होती है, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। देखो एलएलपी को तो आपको 100% रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, बट पार्टनरशिप फर्म आपके पास चॉइस होती है, रजिस्टर कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। एओपी की बात क्या बताया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन मिलके अगर कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करूं तो क्या होता है, जब नेचुरल पर्सन मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब लास्ट के 2 बड़े आसान आसान है, खत्म करते हैं। एक होता है, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, चलो अब आपको एक जवाब देना है, जितना अभी तक मैंने आपको सिखाया उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना और मुझे बताना। मिस्टर ए के 2 बेटे हैं, ठीक है, एक का नाम है मिस्टर बी और एक का नाम है मिस्टर सी। अच्छे से सुन लेना, आपको जवाब देना है। मिस्टर ए के 2 बेटे हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। बुरा हुआ मिस्टर ए अब नहीं रहा दुनिया में, तो मिस्टर बी और सी ने उसका बिजनेस कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, होता क्या है, मिस्टर ए अपना बिजनेस चला रहा था, अब मिस्टर ए नहीं रहा, और उसका बिजनेस कौन चलाने लगा, मिस्टर बी और मिस्टर सी। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई। पार्टनरशिप फर्म बनती तो क्या होता है, देखो कई चीजें होती हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों, सॉरी मिस्टर बी और मिस्टर सी अगर पार्टनरशिप फर्म बनाते तो ये सबसे पहले एक डीड तैयार करते जिसमें लिखा होता कि इतना बी का हिस्सा है, इतना सी का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। किसका पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, फर्म का, क्योंकि बी का पैन कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ पे सी का पैन कार्ड नहीं चलेगा, बल्कि ये जो नई पार्टनरशिप फर्म बनी है उसका पैन कार्ड चलेगा, उसका पैन कार्ड आता फिर आगे काम करते हैं, समझ आ रहा है। तो ये होता है पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने पार्टनरशिप फर्म नहीं खोली, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं दोनों मिलके, एक बिजनेस को चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं खोली। बताओ मिस्टर बी और मिस्टर सी क्या है चला रहे हैं, ऑप्शन आपके पास 4 है, पढ़ के बताओ। ये पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ये एलएलपी चला रहे हैं, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, सोच के बताओ। बोलो ना, 1-2 लोगों के मुंह से जवाब सुना मैंने बस, और किसी ने नहीं बोला। आप कह रहे हो एचयूएफ होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ, एचयूएफ का तो ऑप्शन भी नहीं डाला मैंने। अच्छा, आप कह रहे हो एचयूएफ होना चाहिए। देखो मैं एक बार बता दूं, एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें ए बी सी तीनों पहले से होते। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता तो ए बी सी होते, इनकी मम्मी भी होती, ठीक है, और इनके अगर ए बी सी बी सी के बच्चे होते तो वो भी होते, उनकी वाइफ होती वो भी होती, इनकी कोई बहन होती वो भी होती, तो वो तो पूरी फैमिली ही हो जाती है, वो एचयूएफ तो है ही नहीं है, ठीक है।
अब अगर सोचो दो लोग मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड बना लेते तो पार्टनरशिप फर्म बन जाते हैं। अगर इन्होंने अपने आप को एलएलपी में रजिस्टर कर लिया होता तो एलएलपी, तो ये ऑप्शन तो कट गए हैं आपके लिए। अब आपके पास बचा है या तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। वैसे तो आपके रियल लाइफ में तो ऑप्शन नहीं आते ना, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए। देखो ये क्या होने चाहिए बताओ। अब आप बोलोगे एओपी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, आर्टिफिशियल, दोनों के दोनों इंडिविजुअल हैं, तो ये क्या होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वैसे आप ये समझ लो दो बंदे मिलके कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो ये क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर 4 होते 5 होते तो ये सारे क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जो भी शेयर होता होगा दोनों बांट लेते होंगे, ठीक है। किस तरीके से बांटते होंगे वो अलग चीज है, पर अभी समझ आ गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं, पहले अब 2 पॉइंट बच रहे हैं वो खत्म कर लेता हूं। लोकल अथॉरिटी क्या होता है, लोकल अथॉरिटी, LA, प्यार से इसको LA बोलते हैं, बाकी ये लोकल अथॉरिटी है, सिंपल मैं बता देता हूं आपको क्योंकि इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई ना गवर्नमेंट, जैसे ये हो गया आपका MCF, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद, MCF, ठीक है, और ये हो गया आपका पंचायत बोर्ड, ये सारे क्या कहलाते हैं, लोकल अथॉरिटी। बस इतना याद रखने की आपको जरूरत है, ऐसी चीजें जो मतलब गवर्नमेंट टाइप की हैं चीजें, ठीक है। और इनका अपना MCF चल रहा है, MCF पता है आपको, टैक्स देगा ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स देगी क्या, आपको लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट कोई पर्सन ही नहीं है, वो टैक्स नहीं देगी, तो अलग से फरीदाबाद में कोई MCF चल रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद, पता है ना, MCF तो पता है ना सबको, ठीक है। और MCD सुना है, MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का जो काम संभाल रहा है, तो वो आपसे, आपको पता है MCF वाले आके पैसे लेते हैं आपसे, किसके, पानी का पैसा लेते होंगे, पानी का पैसा लेते हैं, वाटर बिल आता है ना आपके घर पे, नहीं आता तो अच्छी बात है, आप खुश नसीब हो, पर जिसके घर पे आता है उसके घर वाटर बिल लेते हैं। अच्छा वो जो पानी वाला कचरा वाला आया, कचरा उठा, वो कौन चलाता है, MCF वाले, वो आपको 60 रुपए की पर्ची पकड़ा के जाते हैं, किसी किसी मेरे घर पे 100 रुपए की पर्ची पकड़ा के जाते हैं, तो 100 रुपए महीने का लेते हैं वो, तो ये सब वो बिजनेस ही तो कर रहे हैं, उन्होंने एम्प्लॉय रख रखे हैं, ठीक है, तो वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसके अंडर में आते हैं, लोकल अथॉरिटी, पंचायत बोर्ड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके, लोकल अथॉरिटी। चलो और आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सुन लो, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। पहले तो मैं बता दूं, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकल लैंग्वेज भी लिख रखी है, एक बार सुन लेते हैं। कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन, यानी कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बनाई है, स्पेशल एक्ट में रजिस्टर हुआ है, स्पेशल एक्ट में, और कोई बॉडी है, वो लेजिस्लेचर है या बॉडी है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है आपको, AJP। सिंपल मैं बोलूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने बना रखा है, किसके लिए, पब्लिक के लिए बना रखा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहलाएगी, AJP। सेम इसी तरह RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, AJP, गवर्नमेंट ने बना रखा है, किसी स्पेशल एक्ट में बनाया है, स्पेशल एक्ट, क्योंकि इंडिया को पूरे बैंक को कौन वो करता है, कोऑर्डिनेट, RBI। सेम इसी तरह SEBI, जो शेयर वगैरह खरीदते बेचते हो, सिक्योरिटीज वाले जो भी खरीदते बेचते हो, ये सारा कौन चलाता है, AJ, इसको क्या, ये गवर्नमेंट ने बना रखा है, इसको क्या बोला जाता है, AJP, यानी आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। मैं फिर से एक बार बोल दूं, सिंपल, कोई ऐसी जो गवर्नमेंट ने बना रखा है पब्लिक हेल्प के लिए, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब हो गया पब्लिक के लिए बना रखा है, और इसी को क्या बोला जाता है, AJP। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने किसी स्पेशल एक्ट के अंडर में नहीं बनाया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल एक्ट के अंडर में बनाया हुआ है कोई भी चीज, ठीक है। तो चलो भाई, मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको बताने हैं बस, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। तो इंडिविजुअल बताओ, इंडिविजुअल क्या होता है, HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो फैमिली बिजनेस चल रहा है अपना। कंपनी क्या होती है, कंपनी में जो रजिस्टर है बस वो कंपनी है। पर फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। AOP क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत होगी, लोग ये पूछते हैं AOP और BOI, तो ये समझ लो, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते, तो उसके तो छोड़ ही दो। AOP और BOI की बात करते हैं, तो AOP क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां बहुत सारे पर्सन मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इंडिविजुअल मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बोला लोकल अथॉरिटी क्या होती है, अरे ये जो MCD हो गया, MCF हो गया, या फिर आपका
पंचायत बोर्ड ये सब, ठीक है। एजेपी क्या होता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है? जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं और उसी के साथ क्लास खत्म करते हैं हम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पर्सन, आपको बताना है कि ये कौन कौन है। चलो, मिस्टर रवि क्या है? इनकम की सैलरी, बताओ बताओ। मिस्टर रवि इंडिविजुअल है कि नहीं है? ये तो भाई इसकी इनकम से सैलरी है, या बिजनेस भी कर रहा होता, अकेला कर रहा होता, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल। चलो अमित की बात करते हैं। अमित अपना बिजनेस कर रहा है इंडिविजुअली, क्या है ये भी इंडिविजुअल है, अकेला बिजनेस कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा बताओ, मद्रास यूनिवर्सिटी क्या है? AJP। क्यों? ये यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। चलो, रिलायंस लिमिटेड ये क्या है? अगर यहाँ पे अमित लिमिटेड लिखा होता फिर? एक बार बता दो, कंपनी के पीछे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है तो ऐसे ही आप समझ जाओगे कि ये कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या है? कंपनी। चलो बताओ, हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये क्या है? AOP। होपफुल कंपनी नहीं था, वो जॉइंट वेंचर ही था। हाँ, अब वो खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको बस एग्जांपल के लिए दे दिया। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है बताओ? लोकल अथॉरिटी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। चलो लास्ट बता दो, ये पार्टनरशिप फर्म है। अगर इन्होंने LLP की तरह रजिस्टर किया होगा तो LLP है, लेकिन आप इसे बोलते हो फर्म, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो और चाहे वो LLP हो, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी आज की क्लास। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं शायद स्किप भी कर सकता था कि मुझे नहीं बताना, बट मैं ये सोचता हूँ आप जब पे कर रहे हो तो आपको हर चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। मेरी ड्यूटी है, भले ही आप इसको एक बार देख के छोड़ दो, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, कल को कहीं AJP लिखा हो तो आपका ये क्या होता है। तो अगली क्लास में हम इन सब के इनकम टैक्स रेट के बारे में समझेंगे कि किसको कितना इनकम टैक्स देना होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ क्लास ऑफ कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।